नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के 5th सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स के अंदर A+ ग्रेड लानी है। सभी A+ ग्रेड लाना चाहते हैं और इसके लिए आपको बहुत मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप शुरू से आखिर तक देखें और लाभ उठाएं। निसंदेह आपको लाभ होगा अगर आप उन वीडियो से अपने खुद के नोट बना के पढ़ाई करेंगे तो। और मेरे दिए गए जो होम असाइनमेंट्स हैं उनको भी करें समय समय पर, और एक ग्रुप में अगर बनाकर मुझे उसकी PDF भेजेंगे सॉल्यूशंस की, कुछ बच्चों का 7 8 10 बच्चों का ग्रुप बनाकर अगर वो सब सॉल्व करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजेंगे तो मैं शायद उनको चेक भी कर पाऊँ अच्छे से एक एक पॉइंट को। तो शुरू करते हैं। ये आज का जो वीडियो है मैंने इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो भी लेटेस्ट एग्जाम आया हुआ है 2022 के एग्जाम में। जो मैंने PDF बना के दी आपको उसमें पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। आप उस PDF से क्वेश्चन उतार सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी के अंदर भी। देखिए इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, सिंपली कह देखो फैक्टर्ड लोड यानी कि गुणित भार, यानी अब आपको 1.5 से गुणा नहीं करना है। काफी भारी भार दिया है 600 किलो न्यूटन का। और ये भी दिया गया कि इसमें जो बोल्ट भी हैं है तो M20 यानी कि 20 mm डायमीटर के, लेकिन उनका ग्रेड बहुत हाई है 8.8 है, यानी कि उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 800 न्यूटन पर mm² है। और बीरिंग टाइप की बोल्ट है, एक फ्रिक्शन टाइप के होते हैं, एक बीरिंग टाइप के होते हैं। कोड के अंदर इनकी सबकी जानकारियां दी होती है। अब हमको एक टेंशन में डिजाइन करना और उसमें कुछ भी नहीं कहा है। बोल तो आपको कह दिया यानी वोल्टेज तो करना ही है। और इतना जब भारी लोड हो तो कभी भी सिंगल एंगल नहीं करना चाहिए, हमेशा डबल एंगल करना चाहिए। वैसे प्रयास करने में क्या जाता है, आपको अभ्यास होगा। आप चाहो तो सिंगल एंगल देख लो जो सबसे हाईएस्ट है, मे भी ले ले, लेकिन मेरी राय है कि इस प्रकार से जो हैवी लोड्स हैं उसके लिए आपको डबल एंगल करना चाहिए। वैसे भी मुझे आपको डबल एंगल की प्रैक्टिस करानी है, इसलिए मैं इस सवाल को डबल एंगल से ही कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है इस पेपर में लिखा नहीं है कहीं पर भी कि डबल एंगल यूज करो। मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग देख लेना डबल एंगल दिया नहीं दिया, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है होता तो मैं यहाँ जरूर लिखता है यहाँ पे। एनीवेज, पहला स्टेप जो होता है इसका हमेशा की तरह आप जानते ही हो, हमें जो चीज दी हुई है ना वो लिखो, और जो आप एज्यूम करो कॉमनली सब चीजें लिख दो। तो फैक्टर लोड 600 किलो न्यूटन यानी कि 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस फैक्टर लोड को हम T बोलते हैं, कैपिटल T। दूसरा, M20 वोल्ट का जो डायमीटर होता है वो 20 mm होता है। इसका मतलब DH यानी डायमीटर ऑफ होल कितना होगा, 22 mm। इसके लिए रेफर करो टेबल 19 पेज 73। फिर 8.8 ग्रेड के बोल्ट के लिए FUB जो होता है 800 न्यूटन पर mm² होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब स्टील का ग्रेड जो कि नॉर्मली अपन पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं, FE 410 ग्रेड स्टील लेते हैं, या हम उसको E410 भी कह सकते हैं। उसके लिए FU और FI पहले की तरह 410 न्यूटन पर mm² और FI 250 न्यूटन पर mm²। और अब आपको बता दूं, एज्यूमिंग यहाँ आपको कहीं पर भी गजट प्लेट की बात नहीं कही हुई है। अब चूंकि मैं डबल एंगल यूज करूंगा, और मैं डबल एंगल यूज करूंगा गजट प्लेट के एक इधर और एक इधर, उस केस में आपको गजट प्लेट की मोटाई ये 8-10 नहीं रखनी चाहिए। 12 अगर लेंगे तो आपको डाटा मिलेंगे नहीं जो जरूरत के हिसाब से, तो आप 14 ले लो। तो मैंने यहाँ पे 14 mm की थिक गजट प्लेट ले ली है।
कारण क्या है कि मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका था, ये देखिए आप अनइक्वल एंगल या इक्वल एंगल कोई भी लेते हैं अगर, डबल एंगल, और ये देखो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप है, ये वाला, ये गैप होता है गजल ब्लेड के लिए। और अगर ये गैप जीरो हो जाए, यानी बीच का गैप जीरो हो जाए, दोनों एंगल मिल जाए, उस केस में गजल प्लेट जो है इधर आ जाएगी। तो गैप जीरो का मतलब गजल प्लेट जो है उसके एक ही तरफ दोनों एंगल्स हैं, और गैप अगर जीरो नहीं है तो मतलब एक एंगल गजल प्लेट के इधर है, एक इधर है। आप अगर देखेंगे इसमें, मैं आपको पहले भी कह चुका था, फिर कह रहा हूँ, ये जो रेडियस ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो डिपेंड करती है गजल प्लेट की मोटाई पर। डिस्टेंस बैक टू बैक ऑफ एंगल्स इन सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0.6 यानी कि 6 mm, यहाँ 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm, और यहाँ सीधा 1.4 है। अगर आप 1.2 देते यानी कि 12 mm तो आपको डाटा मिलते नहीं। ये खास तौर पे स्टेट में काम आएगा, और इस क्वेश्चन में तब काम आएगा विशेष तौर पर जब आपको आर मिनिमम निकालना पड़े। और आर मिनिमम कब निकालते हैं, जब आपको टेंशन मेंबर की लेंथ दे रखी हो, और हमें इस क्वेश्चन में लेंथ दी नहीं है, इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये काम करवा रहा हूँ। अगर यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आपको इसमें लेंथ ऑफ मेंबर दी होती 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, इस प्रकार से, तो उस केस में आर मिनिमम बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि एल बाई आर जो होता है ना, वो अगर प्योरली टेंशन मेंबर है तो 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा टेंशन मेंबर जो रूट ट्रस का है और विंड के कारण उसके रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो तो 350 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर अदर देन विंड के कारण वो हो तो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें लेंथ आपको दी ही नहीं है, तो ये आर मिनिमम का फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। आपको अपनी ओर से कुछ माननी नहीं है कि हम अपनी ओर से मान लेंगे 3 मीटर है, 3.5 मीटर, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने जो है 14 mm मोटी गजल प्लेट मानी, और उसके बाद जो अपने कॉमनली डाटा काम आते हैं टेंशन मेंबर में, एक तो गामा एम भी होता है 1.25, एक गामा एम एल होता है 1.25, गामा एमओ होता है 1.1। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है, हमारे काफी काम आएंगे, और ये टेबल 5 पेज 30 पर है। ये हमने सारे डाटा स्टेप 1 के अंदर क्या होता है कि जो भी हम लिख सके वो सारे लिख डालो एक साथ, यानी जो आपको दे रखे हैं या जो आप काम में लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा स्टेप को बदला है। पिछले आपके जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैं हर क्वेश्चन में स्टेप में मामूली चेंजेस करके डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात को समझ सको ऐसे भी होता है। और फिर जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप जैसे चाहे वैसा करें। तो मैंने क्या किया कि ग्रॉस एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है वो पहले निकाल दिया। ग्रॉस एरिया मैं अब तक क्या किया करता था, याद कीजिएगा, मैंने पहले नेट निकाला था, उसको 30% बढ़ाया था, फिर ग्रॉस निकाला था यू करके। इस बार मैंने ग्रॉस सीधा ले लिया। हालांकि मैंने रफली ये काम कर लिया था, ये काम मैंने रफली किया था, मैं बता दूं आपको, ये मैंने लिखा है आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन मैंने रफ पढ़ने में कर लिया था। आप भी रफ पढ़ने में कर सकते हो। अगर आप नेट निकालते एरिया किससे, पेज 33 में जो फॉर्मूला है TDN का, उससे, वो आपके 0.8 वाला अल्फा होता है ना, 0.8। अल्फा 0.8 कब लेते हैं, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 या ज्यादा वोल्ट है, ऐसा मान के चलें तो। और नॉर्मली 4 या ज्यादा वोल्ट आता है, इतने बहुत हैवी लोड है तो उस केस में मैंने निकाला इसको। और टी का मतलब ये फैक्टर लोड 600 किलो न्यूटन। अगर यहाँ मैं 600 इंटू 1000 करूँ न्यूटन बनाने के लिए, और ये गामा ml FU अल्फा को 0.8 लेके आंसर निकालू ए नेट का, और उसको 30% बढ़ाऊं, यानी ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको मैं 1.3 से गुना करूं, तो आप देखोगे 2972 mm² आएगा। यानी कि जो नेट एरिया निकलता ना, उससे 30% ज्यादा कर दिया मैंने कहा था ना आप 25 से 40% ज्यादा लेते हैं, नॉर्मली 1.3 से गुणा कर देते हैं। ये 2972 mm² आया था।
ये पेज 33 TDN वाले फॉर्मूले से। और यहाँ निकाला मैंने ग्रॉस, ये ग्रॉस वाला फॉर्मूला पता ही आपको, पेज 32 6.2 कोड का, इससे हमने वो निकाला। मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वो 2640 आया। अब ग्रॉस आ रहा है 2640, और यहाँ मैंने जब नेट निकाला उसको 30% ज्यादा किया तो 2972। तो नेचुरली आपका दिमाग ये चलना चाहिए भाई मैं इसके आसपास लूं। आपने 2640 से लिया, कहीं फेल हो गया तो, क्योंकि ग्रॉस से भी कुछ ज्यादा ही लेते हैं ये सब। एक और बात बता दूं, आप अगर इससे ज्यादा एरिया का लोगे तो ग्रॉस वाला जो होती है स्ट्रेंथ, उसमें चेक करने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट है उससे आप ज्यादा ही ले रहे हो, उसको कभी चेक नहीं किया, बाकी भी चेक करेंगे। अब मैंने क्या किया कि 2972 mm², अगर इसको बदलूं सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 29.72 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे चाहिए डबल एंगल। और डबल एंगल की प्रॉपर्टीज आपको खूब पेजेस मिलेंगे इसके अंदर। अगर इक्वल एंगल हो तो अलग अलग, लेकिन मैंने आपको कहा था कि डबल एंगल में हमेशा अनइक्वल एंगल सेक्शन लीजिए और उसमें भी लॉन्गर लेग कनेक्टेड। तो पेज नंबर 102 से 105 जो है हैंडबुक का पेज नंबर 102 से 105 पे आपको इस 29.72 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास कुछ एरियाज मिलेंगे। ये देखिएगा, पेज नंबर क्या बताया मैंने आपको, 102 से 105। ये देखिएगा पेज नंबर 102। अब क्या कि जो डिटेल यहाँ दे रखी है इसकी डबल एंगल की, वो आधी यहाँ है, आधी अगली पेज पर है। उसके लिए आपको पेज मोड़ना पड़ेगा। और जब पेज मोड़ना पड़ता है ना, आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं पहले आपको कह चुका था। जैसे ये एंगल है, मान लीजिए आपका 90 60 10, ये कितने नंबर पर है, सीरियल नंबर पर 1 2 3, क्योंकि 90 60 और ये मोटाई वगैरह आपको मिलेगी नहीं अगले पेज पर। 90 60 पे 1 2 3, 90 60 पे 1 2 3 करेंगे। देखिएगा 90 60 तो ये रहा, ये दिख रहा है आपको 90 60 लिखा हुआ यहाँ पे। और ये देखो 1 2 3, तो ये जो लाइन है ना, ये उसी डबल एंगल की प्रॉपर्टी है सारी RY के लिए। ऐसे ही मैंने जो है यहाँ कुछ एरियाज के हिसाब से मैंने एंगल्स देखे। तो मुझे कहाँ देखना था, मुझे देखना था 29.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने देखा कि इससे थोड़ा ज्यादा एक मुझे मिल रहा है 2IS से 125 75 8। देखिए जब भी कोई एंगल आप चूज करें ना एक बार ट्रायल के लिए, तो उसमें ट्राई वर्ड जरूर करें, नॉट कैडॉप्ट या नॉट की प्रोवाइड, ट्राई। और वो जो एंगल सेक्शंस लेते हैं आप एक साथ उनके एरियाज हैं और जो भी डिटेल्स होते हैं ना उसकी लिख डालें, ताकि कभी आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो मैंने क्या किया कि ये 2IS से 125 75 8 देखिएगा, ये मिलेगा यहाँ पे, ये देखिएगा IS से 125, दो है ना, ये डबल है, ये दो एंगल है। यहाँ जो एरिया मिलेगा इन दोनों का कंबाइंड मिलेगा। तो 125 75 8 8 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो आप, इसका वेट पर मीटर है 24.2, देखिएगा 24.2 kg पर मीटर। और एरिया 30.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 3076 mm स्क्वायर। बाकी 3 एंगल ये रहे। और ये सारी डिटेल जो है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आप आराम से इस पेज पर देख सकते हैं। तो ये जो है 125 75 8 एट द रेट ऑफ 24.2 kg पर मीटर, एरिया इसका 30.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 3076 mm स्क्वायर। इसी तरह से मैंने 30.76 से कुछ ज्यादा कुछ कम वो
तीन और एंगल चूज कर लिए। एक तो 2ISA 90-60-10, 2ISA 100-65-10 और 2ISA 100-75-8। ये सब लिख दिया एट द रेट ऑफ, ये है आपका 22 kg पर मीटर, ये 24.4 kg पर मीटर, ये 20 kg पर मीटर। और इनके जो एरियाज हैं 28.02 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.02 सेंटीमीटर स्क्वायर और 26.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि मैंने इसको किया है और ये सेफ आ गया है, लेकिन अगर इससे कम और इससे कम भारी, इसका अगर भार देखेंगे आप तो मिल रहा है आपका 24.2 kg पर मीटर। और यहाँ जो मैंने बाकी बताए हैं वो 22 भी है, 24.4 भी है। तो 24.4 तो लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये पास होता है तो 24.2 है ये, और ये 24.4 है, यानी ये महंगा है। अगर ये सफल होता है ये 24.2 वाला, तो इसको लेने की तो जरूरत है ही नहीं, नो नीड। हाँ, ये दो और हैं, एक तो 22 kg पर मीटर और 21 kg पर मीटर। अगर इनमें से कोई एक सक्सेस हो जाता है डिजाइन के अंदर, तो उस केस के अंदर फिर ये लिए जाएंगे। लेकिन हमें हमेशा हायर साइड में चलना चाहिए। हम एग्जाम में कह सकते हैं डिजाइन होने के बाद में, चूंकि ये डिजाइन रोड जो है, इसका जो रोड आ रहा है, इसकी जो रेस्टिंग पोल आ रही है ना, वो जितना दे रखा है उससे ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको चाहिए 100 मिल रहा है, आपको 130-40, तो आप, लेकिन अगर मान लीजिए 100 चाहिए और 110-12 मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन बात जब आती है प्रैक्टिस की, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाला भी, हालांकि मुझे पता है मेरा ये सेक्शन सेफ हो गया था, लेकिन क्या पता ये भी सेव हो जाता, या क्या पता ये भी सेव हो जाता। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको करें और मुझे ग्रुप के अंदर रिप्लाई करें कि क्या ये दोनों सेफ आ गए क्या। मैं चाहूंगा ऐसा आप करें, ठीक है ना, और मुझे इसका जवाब दें जितना जल्दी हो सके। तो फिलहाल तो मैंने इसको ट्राई किया है, 2ISA 125-75-8 एट द रेट ऑफ 24.2 kg पर मीटर। अब ये लेने के साथ ही मैंने क्या किया, देखिए हालांकि मुझे RX की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वो जरूरत पड़ती है LYR में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो आपको यहाँ पे लेंथ दे दी होती तो फिर तो आपको निकालना पड़ता ना, क्योंकि LYR रेशियो जो होता है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये जो एंगल था 2ISA 125-75-8, इसकी जो कंबाइंड देखी मैं RX को तो एक ही मिलेगी, 4.0 सेंटीमीटर, 125-75-8। ये है दो एंगल 125, 75, 8। तो इसका देखो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ये चीजें जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कंप्रेशन मेंबर यानी कि स्ट्रट में बहुत ज्यादा काम आएगी आपके यूनिट 1B के अंदर, ध्यान देना। तो हम एडवांस में यूनिट 1B कर रहे हैं एक तरह से प्रैक्टिस के हिसाब से। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होती है इसकी मिलेगी आपको, देखिएगा 4.00 सेंटीमीटर। हमें चाहिए होता आर मिनिमम, तो RY देखना पड़ेगा। और जब आप RY देखेंगे इसका, तो RY जो होता है, ये देखो यहाँ लिखा मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट YY एक्सिस इन सेंटीमीटर। तो RY डिपेंड करता है कि ये दो एंगल के बीच का गैप कितना है। अगर गैप 0 है तो दोनों मिल जाएंगे, गजर प्लेट आ जाएगी ऐसे, इस तरह ये आ जाएगी। और अगर थिकनेस दे रही कि हमको तो पता है गजर प्लेट हमने कितनी मानी है, 14 मानी ना, तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा ये थिकनेस गजर प्लेट, ये कितनी 0.6 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 1.4 सेंटीमीटर, ये 14। और 14 के लिए ये जो लाइन खींच रही है रेड, यहाँ आप देखोगे इसके लिए आपको मिल रहा है 3.17, देखिएगा 3.17, ये वाला दिख रहा है आपको 3.17 सेंटीमीटर, यानी कि 31.7 mm। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, RX तो 4.0 और RY 3.17 सेंट। तो इस केस में R मिनिमम क्या हुआ, RY। मैं फिर कह रहा हूँ इसको सिर्फ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए, क्या पता पड़ जाए जरूरत तो आपको निकालना सिखा दे। ऐसे ही जो मैंने 3 और ट्राई, ये आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
आप एक सुरक्षित जो लगभग लगता है आपको वो पहले उसको ट्राई कर लें, और उसके साथ में 2-3, मेरे ख्याल से 3 और लिख देने चाहिए आपको जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ये 3 लिख दिए थे मैंने अलग अलग, उनका वेट पर मीटर लिखो, एरिया लिखो, RX लिखो, RY लिखो, मैंने लिख दिया इसके अंदर, आप इसको चेक करना अभी प्रैक्टिस के लिए। इसका RX 2.81, RY 2.80, ये कम हो गई। इसमें 3.14 और 2.95, इसमें ये कम हो गई। यहाँ 3.14 और 3.37, ये यहाँ ये कम हो गई, यानी ये आर मिनिमम है, इसमें ये है और उसमें वो है। तो नॉर्मली आर मिनिमम आर वाई बनता है डिपेंडिंग अपॉन गदर विड्थ थिकनेस। ये लिखने से क्या होगा कि अगर कभी आप असफल होते हैं तो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, सर हम ये ट्राई ना करके, या हमने जो ट्राई किया है उसकी जगह अगर ये या ये करते तो ज्यादा अच्छा रहता, और इसी बात पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। तो ये हमने एंगल फिलहाल जो लिया ट्रायल के लिए 2 ISA 125 75/8, ये हमारा ग्रॉस एरिया रिक्वायरमेंट जो थी, एक ग्रॉस रिक्वायर्ड, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना इसका, कोड में आपको जो दे रखा है पेज नंबर 32 पर 6.2 क्लॉज में, उसके हिसाब से निकाल दिया। और ये मैंने रफली कर लिया था नेट के आधार पर, और उसको 1.3 से गुणा भी किया था, वो 29.72 आया था, उसको बेस मानकर मैंने ये लिया है अभी आपके सामने, कितना ये ले लिया 30.76 सेंटीमीटर, और बाकी ये 3 और लिख दिए। लेकिन जो मैंने लिया है उसके बेस पे मैं काम करूंगा। अगला स्टेप जो है, जरा आप इसको मैं आप पॉज करके चाहें तो नोट करने के लिए, रोक दिया इसको मैंने। इसको भी और इसको भी। अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हर चीज आपको समझाई हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डबल शेयर में है, क्योंकि जब भी ऐसे 2 एंगल आते हैं इस प्रकार से, ऐसे यूं, ये बीच में गजबरेड होती है यहाँ पे, और ये एंगल सेक्शन, तो ये हमेशा डबल शेयर होता है। ये आपको हम उस वीडियो में दिखा चुके, वीडियो नंबर 2 के अंदर। अब डबल शेयर में क्या करेंगे, निकालेंगे पहले डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट इन डबल शेयर की स्ट्रेंथ निकालेंगे शेयरिंग में। फॉर्मूला वही है, पेज नंबर 75 10.3.3 बोल्ट के लिए VNSB अपॉन गामा MB, और VNSB का फॉर्मूला ये FUB ANB बटा √3 बटा गामा MB है ही है। और FUB जो है आप जानते हैं 800, क्योंकि बोर्ड का ग्रेड दिया 8.8 से 800 हो जाएगा। और ANB जो है वो 490.08 आया। कैसे आया वो साइड में निकाल दिया यहाँ। यहाँ देखिएगा, ये स्टार लगा देता हूँ, ये डबल शेयर है ना, डबल शेयर। तो ANB का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 0.78 इंटू π/4 d², या d क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट, ना कि होल, और इंटू 0.78 करते हैं। लेकिन चूंकि डबल शेयर है इसलिए इसको दुगना किया, 2 से गुणा कर। अगर ये सिंगल शेयर होता है तो 2 से गुणा नहीं करता मैं, यहाँ किया, ऐसा आ गया 490.08 आ गया। ये यूज कर लिया, और ये देखिए नीचे आपके √3 और गामा MB वैल्यू पुट कर दी, तो 181,086.6 आ गया न्यूटन में। इसको मैंने ए नाम दे दिया। ये आ गई शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब निकालेंगे डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ऑफ द बोल्ट, यानी जिस बोल्ट की शीयरिंग स्ट्रेंथ ये थी उसी बोल्ट की बीयरिंग स्ट्रेंथ ये होगी। ये पेज 75 पे 10.3.4 पे फॉर्मूला है VDPB का, VNPB अपॉन गामा MB, और ये 2.5 KB इंटू DT FU अपॉन गामा MB फॉर्मूला लिखा हुआ है। याद तो कुछ करना ही नहीं आपको, इसे भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं आपके लिए, पेज नंबर 75 10.3.4 पे लिखे हुए हैं।
और मुझे शायद इसकी भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है डिटेल के अंदर, हम इस पे डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। तो मैं ये बता दूं, ये 4 वैल्यू क्या आएगी। ये जो 4 वैल्यूज है ना, के बी के लिए जो सबसे कम बोली जाती है, E/3D0, P/3D0 -0.25, FU/FU and 1, ये चारों आपके सामने ही पड़ी है। आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगी, देखिएगा ये 0.6061, 0.6591, 1.9512 और 1, जो भी इनमें सबसे कम हो। इनमें सबसे कम है 0.6061, तो केबी हो गया 0.6061। और केबी की वैल्यू रखेंगे इस मामले में, यहाँ पे केबी निकालने के बाद ये 2.5 केबी डी टी एफ यू अपॉन गामा एम बी अपॉन गामा जो है उसमें रखेंगे ना। ये सभी बात आपको मैं सिखा चुका हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ बात चल रही है बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालने की। तो यहाँ जो एक टी है, इस पे जरा गौर कीजिए। ये टी मैंने आपको जब ये यूनिट, जब मैंने आपको वीडियो 2 दिखाया था ना, वीडियो नंबर 2, उसमें बताया था अगर सिंगल एंगल हो तो सिंगल एंगल जो होता है एंगल, उसकी मोटाई ली जाती है, क्योंकि गजर प्लेट की मोटाई ज्यादा होती है, यहाँ थिकनेस ऑफ चैनल पार्ट होता है। लेकिन डबल एंगल जब होता है ना, तो इसके अंदर ली जाती है नॉर्मली थिकनेस ऑफ गजर प्लेट, क्योंकि दोनों एंगल की मोटाई मिलकर गजर प्लेट से ज्यादा हो जाती है, उस केस में गजर प्लेट छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ इस टी का मतलब यहाँ थिकनेस ऑफ एंगल नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात चल रही है बोल्ट वैल्यू के लिए। अगर हम बाद में वो ब्लॉक शेयर निकालेंगे ना, वहां तो टी का मतलब थिकनेस ऑफ एंगल ही होगा, वहां गजर प्लेट नहीं आएगी, क्योंकि ब्लॉक शेयरिंग की होती है वो एंगल की हो रही है, गजर प्लेट की नहीं हो रही है, ध्यान देना। पर यहाँ बोल्ट की बात चल रही है, यहाँ गजर प्लेट का बड़ा महत्व होता है। ये मोटाई को टी यहाँ 14 mm आएगी यहाँ पे, टी थिकनेस ऑफ गजर। देखिए मैंने बताया था कि 14 mm है थिकनेस ऑफ गजर प्लेट, और हम क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग इट इज, ये सिंबल है लेस का, ये सिंबल है लेस देन 2 इंटू थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन, यानी एंगल सेक्शन की जो मोटाई है उसके दुगने से हम मान रहे हैं कि ये 14 कम है। नॉर्मल एंगल सेक्शन जो 8 का तो होता ही है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, तो 14 है, ठीक है, कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हम निकाला इससे वी डीपीएच आ गया 139,160.56 न्यूटन, इसको बी कह दिया आपने। इसको पॉज करके फोटो ले सकते हैं इसकी आप, यहाँ भी। अब देखिए जो ए आ रहा था हमारा, ए डबल शेयर में वो 181,086.6, और बीरिंग में जो आ रहा है वो 139,160.56। ठीक, याद कीजिए हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था सिंगल शेयर में, उसमें बोल्ट वैल्यू गवर्न हुई थी शेयरिंग स्ट्रेंथ से, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ कम थी, और इस बार शेयरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई ड्यू टू डबल शेयर 181, या आपके 139,160.56 है। इस बार ये बढ़ेगी बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू दिस 139,160.56 मिनिमम ऑफ ए एंड बी, जो हमने 2 वैल्यू निकाली ना उसमें से कम वाली वैल्यू। अब जब बोल्ट वैल्यू आ गई तो अगला स्टेप नंबर ऑफ बोल्ट। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट, कि जो लोड आपको ट्रांसफर करना है फैक्टर्ड, उसमें बोल्ट वैल्यू को भाग लगा देंगे। लोड ट्रांसफर करना है 600 किलो न्यूटन, तो 600 इंटू 1000 बटा ये वाली वैल्यू, तो ये आई आपके 4.31। अब जो 4.31 बोल्ट आएंगे तो आपको तो 5 लेने हैं, सेव 5। तो हमने नंबर ऑफ बोल्ट जो ट्राई कर लिया 5 कर लिए। अब आपने जो है एंगल जो चूज किए थे वो 30.76 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों एंगल मिलाकर थे, वो चूज किए थे, और वो हमारा ग्रॉस वाला जो मैटर था उससे ज्यादा ये सब था। तो ग्रॉस में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कि उससे तो मात्र 2640 चाहिए, आपका तो ऑलरेडी यहाँ पे 3076 है। और नेट के हिसाब से भी ठीक है, हमने 1.3 गुणा किया, लेकिन हम अब एक्चुअल में निकालेंगे।
अब हम निकालेंगे एक्चुअल नेट कितना आ रहा है दोनों फॉर्मूले से, अल्फा वाले फॉर्मूले से भी और बीटा वाले फॉर्मूले से भी। देखिए ऐसे, स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ नेट एरिया एन। मैं आपको राय दूंगा, समय की कमी होती है एग्जाम में हमेशा, और आप नेट के बेस पे निकालेंगे ना तो फिर आपको उसकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें सेफ है तो उसमें सेफ होगा ही। मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन अभी हम जो शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो इसमें मैं हर चीज बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। अब उसमें से कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है ये आपको प्रैक्टिस करते करते तय करना आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रेंथ निकाली ऑन द बेसिस ऑफ नेट एरिया, यानी ए एन की बेस पे। पेज 33 में फॉर्मूला है अल्फा वाला, अल्फा ए एन एफ यू अपॉन गामा एम एल। अल्फा 0.8 लेंगे क्योंकि अब बोल्ट कितना आ गए, 5 आ गए ना, 4 या ज्यादा बोल्ट के लिए ये 0.8 ही होता है। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं डाटा। अब देखिएगा, हमने ये जो फॉर्मूला है ये वाला ए एन, ये कैसे निकालते हैं याद है ना आपको, ए एन सी प्लस ए जीओ। उसके लिए एक छोटा सा मैंने फिगर बना दिया, ये वाला डबल एंगल वाला। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, हमने शुरू में कराया था आपको स्ट्रेंथ के अंदर, सब बात आपको समझा चुका था मैं। तो ए एन होता है ए एन सी प्लस ए जीओ। अब ए एन सी कैसे निकालेंगे, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो कनेक्टेड लेग हम करेंगे बड़ी वाली 125 mm वाली। तो 125 में से पोलर डायमीटर कितना है, 22, 22 घटा दिया, थिकनेस क्या था t/2 कर दिया, इंटू टी करते हैं, ये तो हुआ आपका कनेक्टेड लेग का। अब निकालते हैं आउट स्टैंडिंग का, तो वो 75 माइनस t/2 करते ही है, इंटू 8 करेंगे। ये तो हो गया एक कनेक्टेड लेग का, ये हो गया एक आउट स्टैंडिंग लेग का। लेकिन है तो दो कनेक्टेड और दो आउट स्टैंडिंग, इस सबको बड़े कोष्ठक को रखकर 12 × 2 कर देंगे। ये कनेक्टेड, ये आउटस्टैंडिंग इंटू 2, क्योंकि दो एंगल्स हैं। ये आप देखेंगे तो 792 प्लस 568 ब्रैकेट में इंटू 2 करेंगे तो 2720 आ गया। तो एन आ गया 2720 mm²। अब जो हमारा फॉर्मूला था अल्फा वाला, मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ तो ये आप भूले नहीं। ये अल्फा तो 0.8 लेंगे, एन मैंने भी बताया आपको, एफ यू जो होता है ये 410 लेते हैं, और ये आपको गामा में तो रखा हमने, गामा एम एल 1.25 लिया। ये जब सॉल्व किया तो 713.728 किलोमीटर स्ट्रेंथ आ गई TDN, जबकि हमको डिजाइन करना था 600 के लिए, आगे दे रही है 713। कोई खास बात नहीं है, अच्छा है ना। हाँ, अगर ये 600 की जगह मान लीजिए आपको 750 800 ऐसी कुछ होती तो फिर बहुत ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, निकालने की कोशिश करते हैं अपन एक बार। 713.728 जो है 600 से 113.728 ज्यादा है। 113.728 ज्यादा है, 113.728 ज्यादा है। अब ये 600 का कितना परसेंट है, तो बटा 600 इंटू 100 कर देते हैं, बटा 600 इंटू 100। ये आप देख लो 18.9% ज्यादा है, 18.9 दिख रहा होगा आपको, 18.9 करीब 19 मान लो। यानी कि हमको 100 के लिए डिजाइन करना होता है, हमारा 119 आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है काफी है। लेकिन अगर 100 के लिए करना हो और 102 104 वाला मिल जाए और सेफ हो, वो बहुत और अच्छी बात होगी। वो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी चाहिए। तो हम टीचर तो केवल आपको समझा सकते हैं ऐसा करो, अब एक एक सवाल तो हम कर नहीं सकते हैं ना।
हमारा काम क्या है? गाइड करना, आपको डायरेक्शन देना, वो हम दे रहे हैं। ये तो आपका सेफ आ गया। अब चेक करेंगे रप्चर स्ट्रेंथ के लिए, उसमें वो फॉर्मूला बीटा वाला लंबा चौड़ा फॉर्मूला इससे भी करना है। हालांकि रप्चर स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा इससे ज्यादा ही आएगी, इसलिए नॉर्मली कुछ टीचर्स ये स्ट्रेंथ चेक नहीं करते हैं। जब इसमें सेफ है तो इसमें सेफ होगा ही होगा। आप चाहें तो ये नोट लगा के इस स्टेप से बच सकते हैं। आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि रप्चर स्ट्रेंथ जो इस फॉर्मूले से मिलेगी, हम इसे निकालेंगे तो वो वैल्यू इससे कुछ ज्यादा ही आएगी, तो सेफ ही होगी। ये अगर भी अपना समय बचा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको करना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पेज 33 पर 6.33 पर है। 0.9 ANC FU अपॉन गामा ML प्लस बीटा AGO FY अपॉन गामा MO करके बीटा का फॉर्मूला होता ही है 1.4 माइनस, ये पूरा लिखा हुआ पेज पर आपके। अब बीटा की वैल्यू जो है ना तो 0.7 से कम होनी चाहिए और ना FU अपॉन FY इंटू गामा M अपॉन गामा ML से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ जो LC निकालने की बात आ रही है ना, वो समझानी पड़ेगी। कितने बोल्ट आपको निकाले था? 5। तो मैंने देखिए 5 बोल्ट, ये देखो इसकी एक फिगर बना के मैंने, ये वाला ये फिगर बना दी मैंने, और इसकी सीध में ये मैंने इधर से देखा, इस साइड से मैं इसको इधर से देख के ये फिगर बना रहा हूँ। ये जो बोल्ट दिख रहा है वो 1 2 3 4 5। ऐसे क्या होता है, पहले बोल्ट से आखिरी बोल्ट के बीच की दूरी, ये होता है पिच। और ये पिच वगैरह आपको हमने यहाँ सब बता दिया था पहले कि 2.5, इस पे हम डिस्कस कर चुके थे। इस पे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। इस पॉइंट पे याद कीजिएगा, जब हमने बोल्ट वैल्यू निकाली थी ना, तब देखो ये E3D0P सब कुछ आ चुका था पहले, अब इस पे डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ देखिएगा W क्या होता है? W होता है आउटस्टैंडिंग लेंथ एंगल की, वो इसमें 75 है। और T क्या होता है? एंगल की मोटाई। यहाँ ध्यान देना, ये दो एंगल की मोटाई नहीं आएगी, एंगल यहाँ एक एंगल की मोटाई होती है, ये कोड में लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ एंगल। तो T जो होगा इसमें हो जाएगा, जो भी हमने लिया 8 mm। FI FU बताने की जरूरत नहीं है। BS के लिए देखिएगा, ये आपको कोड के अंदर फिगर 6 मिलेगा पेज 33 पर, मैं कई बार बता सकता हूँ। BS का है ये W प्लस WL माइनस T। W और WL का मतलब C, जहां बोल्ड लगा रहे हैं गेज डिस्टेंस, ये मिलेगा आपको पेज 168 पे। ये हम पहले लिख चुके हैं सारी बातें, ये सारी बातें हम लिख चुके हैं यहाँ शुरुआत में ही, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था ना। देखिए अब बताना भूल गया मैं आपको, जब हमने ये 2 ISA 170 125 75 8 लिए थे ना, उसी समय मैंने देखो ये निकाल दी थी। यहाँ दिख रहा है आपको गेज डिस्टेंस C, जो कि टेबल 31 पेज 168 हैंडबुक का पेज 168 पर ये टेबल है, जहाँ 31वीं टेबल है, और वहां आपको C मिलेगा 75। C का मतलब अगर एक कतार में, एक रो में बोल्ट लगाए तो वो कहाँ लगाना चाहिए, ये आपको मिला हुआ है 70। इसलिए मैंने, और ये जो C है ना, यही यहाँ पर आपका WL है। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में सिखा दी थी पहले। तो कोड में WL मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब C है, और C आपका इसके अंदर जो कितना था C इसमें, 1 मिनट, क्या मिस्टेक हो गई है इसके अंदर? C तो 75 है। तो यहाँ एक मिस्टेक हमसे हुई है भाई। WLC है, और C यहाँ मैंने लिया था, देखिए 75। कितना लिया था? 75 ही है। कौन सी है? 125। क्या कर लेते हैं जरा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले सॉल्व कर लिया था, इसको कम से कम 7 8 दिन हो गए। 168 पेज पे 125 125, ये देखिएगा, ये रही 125
और ये देखो 75 ही है, इट इज 75 तो 75 है। तो ये आउटस्टैंडिंग तो कितनी थी, 75 थी डब्ल्यू, और सी भी एक्चुअली 75 ही है, मैंने ये फिर गलती से 50 ले लिया, ये 75 है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। मैं एक्चुअली ये जब अपना यूनिट पूरा हो रहा है तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने पीछे भी 2-3 गलतियां बताई थी, मेरी मिस्टेक बताई थी, मैं भी नोट करता रहता हूँ। तो फिर एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा ऐप के अंदर। तो इसको अभी तो मैं करूंगा तो समय लग जाएगा। अभी तो मैं एक बार 50 मान के चल लेता हूँ, हालांकि 50 नहीं होगा, यहाँ पे ये 75 ही होगा, 75 ही होगा। तो 150 में से 8 गए तो 152 हो जाएगा ये। हालांकि इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 150 में से गए 8 142 होगा, ये कितना होगा, 142 होगा, 142 होगा। तो उस केस में यहाँ पे 142 होगा, यहाँ पे 142 होगा यहाँ पर। और ये है 240, 240 जो होती है एलसी। एलसी कहाँ से है हमारा, एलसी हमारा यहाँ से आया था, ये देखिए एलसी यहाँ से आया था। ये 5 बोलते हैं ना, तो 4 पिच हो गए। एक पिच हमने 60 का माना था, 50 से कम नहीं होना चाहिए, हमने 60 लिया था, 60 चौके 240। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू कुछ हमारी बीटा की वैल्यू थोड़ी सी इसमें बीटा वैल्यू नहीं, सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ऊपर चूंकि 142 हो गया ना, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और वो चीज इसमें से घट रही है। यानी ये जब चीज बढ़ेगी आपकी, ये वाली जब चीज बढ़ेगी, ये वाली, तो ये वाली कुछ घट जाएगी, यानी 1.18 से भी कुछ कम आएगी। लेकिन हमारी लिमिटिंग वैल्यू तो 1.44 है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वैल्यू जब ये बीटा की रखेगा ना, तो यहाँ थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मैं करके बता देता हूँ कितना आना चाहिए, देख लेता हूँ इसको। 0.076 इंटू 75 इंटू 250 इंटू 142 इजिकल टू अपॉन 8 इजिकल टू अपॉन 410 इजिकल टू अपॉन 240 इजिकल टू 0.25705, 0.25705, ये वैल्यू 0.25705 आ रही है। और जब 0.25705 घटाएंगे ना 1.4 में से, आएगी 1.14295, 1.14295, 1.14295 ये आई। और ये वैल्यू जो, अच्छा हमने एक चेक लगाते हैं बीटा के लिए, याद कीजिएगा, एफ यू गामा एम ओ अपॉन एवे वाला, ये 1.4432 आता है। तो बीटा की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए हमने चेक कर दिया, ये जो हमारे है ना 1.14295, ये ना तो 0.7 से कम है और ना 1.4432 ज्यादा है, इसलिए ओके। लेकिन यहाँ असर पड़ेगा, यहाँ आप 1.1882 जो है उसकी जगह पर आपको लेना पड़ेगा अब यहाँ पे ये 1.14295। तो इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा, तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 600 की तुलना में 774 है, तो कोई डिजाइन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि कैलकुलेशन से तो हम कैसे गलत कर सकते हैं, मैं इसको करके बता देता हूँ, अभी कर देते हैं। 1.14295 इंटू 568 इंटू 2 इंटू 250, 500 हो जाएगा। सॉरी, शुरू नहीं किया कि मोबाइल कैलकुलेटर को। 1.14295 इंटू 568 इंटू 500 इजिकल टू
बटा 1.1 इज इक्वल, ये आ रहा है 295,088, 295,088.909, और जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, प्लस 467,596.8, 467, ये आएगा 762,685, 762,685.709 न्यूटन, और बदलेंगे किलो न्यूटन में तो आ जाएगा ये 762.685 किलो न्यूटन, जो कि 600 से ज्यादा है। ठीक है ना, ये मैंने कहा दिया, इसलिए ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। हाँ, अगर ये पहले ऐसा होता कि ये आपके 600 की तुलना में 607 आता, और कहीं इस प्रकार से करते तो 607 का वो 599 बन जाता, फेल हो जाता मामला। एनीवेज, ये आ गया, तो हमने टीडीएन निकाली और वो भी इससे ज्यादा आ रही है, यानी कि सेफ है। ओके, अब चेक करते हैं ब्लॉक शेयर में। तो ब्लॉक शेयर में चेक करते हैं तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो फिगर बनानी है आपको, ये है, आपने देखा होगा पहले मैंने कुछ सवाल किए थे जिसमें ये जो शेडिंग वाला पोर्शन नीचे था, इस बार ऊपर बनाया। कारण क्या, एंगल की मोटाई नीचे है ना, जिधर एंगल की मोटाई होती है उस साइड में कभी भी ब्लॉक शेयर नहीं होता है। तो इस बार जो एंगल हम ले रहे हैं, देखिएगा ये मोटाई नीचे आ रही है, तो ब्लॉक शेयरिंग वाला मामला उस साइड में होगा, ये ध्यान देना, इसलिए हमने ये बनाया। ये एंगल की मोटाई है, और ये कहाँ लग रहा है, बोल्ट कहाँ लग रहा है, ये हम आपको बता चुके थे, पेज 168 हैंडबुक का 75, जो मैंने गलती से 50 ले लिया था पिछले जो कैलकुलेशन होता है, ये 75 वाला काम आएगा। ये ध्यान देना, यहाँ से 75 है, यहाँ से, ये देखिएगा आपको मिल रहा है, यहाँ से 75, वो बच जाएगा 50, 75 यहाँ से है, 50, यदि 50 वाला काम आएगा इस बार हमारा डायरेक्ट जो टेंशन के अंदर। अब ब्लॉक शेयर निकालते हैं ना, तो एक तो कितने बोल्ट लगे थे, 1 2 3 4 5 बोल्ट, 5 होते हैं। तो आपको जो है, जो गजट प्लेट के, ये गजट प्लेट आपकी ये थी हमारी, ये गजट प्लेट मैंने फिगर जो है, एक मिनट, ये क्या है, थोड़ा सा पहले फिगर अधूरा रह गया था मेरा, सही कर देता हूँ। गजट प्लेट ये वाली है, ये वाली, ये वाली है, ये वाली डॉटेड है, पीछे रह गई है, तो ये इसका बनेगा फिगर, यहाँ तक, और ये भी इस तरह से होगा ना। ये मैं बनाना भूल गया था, एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही किया था। तो ये गजट प्लेट यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक है, तो यहाँ तक जाएगा ये। हाँ, तो गजट प्लेट की तरफ, जहाँ गजट प्लेट एंड हो रही है, इस एंड पर, उस तरफ का जो बोल्ट है वो आधा लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं अपन, और बाकी यहाँ तक पूरा चलाएंगे। तो ये होती है एज डिस्टेंस 40, और पिच 60। पिच कितने, 1 2 3 4 तो पिच हो गए, तो 60 जो 240, 40 280, ये 280 हमारे काम आएगा। अब देखिए हमारा टीडीबी निकल रहा है, टीडीबी, ये पेज 33 6.4.1, ये फॉर्मूला को दे रखा है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, हमको ये सिर्फ 4 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, एवीजी, एवीएन, एटीजी, एटीएन, बस। बाकी तो गामा एमओ, गामा एमएल, एफई वगैरह कोई आपको कंटेंट हो चुकी होंगी। तो देखिए एवीजी निकालना सीख लो। एवीजी कैसे निकालेंगे,
देखिएगा ये पूरा 280 एक नहीं है इनटू एंगल की मोटाई कितनी है 8 mm, तो 280 इंटू 8, लेकिन एंगल 2 है ना, एंगल 2 है यहाँ पर, 280 इंटू 8 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी निकल गया। फिर ए भी निकालेंगे, 280 जो थी आपकी मोटाई, सॉरी ये लेंथ, इसमें से इस सेंटर तक कितने बोल्ट कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 और ये आधा बोल्ट, 4.5। आप उसको कह सकते हो कि 5 माइनस आधा, 5 माइनस आधा होता है 4.5। देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे 4 माइनस आधा किया क्या मैंने, ओहो यहाँ पर भी मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ भी गलती कर दी हमने। ये सब पहले जब कोई सॉल्व किया था मैंने, तो ये 280 जो है ना, इसमें से आपको कम करने पड़ेंगे। भाई ये 4 तो मुझे पूरे पूरे देख रहे हैं और आधा ये हो गया, तो 4.5 हो गया ना। 4.5 कहूँ या मतलब 4 प्लस आधा कहूँ या 5 माइनस आधा कहूँ, मुझे यहाँ 4.5 करना पड़ेगा। यहाँ हमसे गलती हुई है, फिर ये गलतियां हमसे आज हो रही है। चलो अच्छा यही सॉल्व कर देते हैं, 5 में 5 करना पड़ेगा। ये चेंज हो जाएगा मैटर यहाँ पे थोड़ा सा, तो चेंज होते ही क्या हो जाएगा, 5 माइनस ज्यादा होता है कितना, 4.5। तो 4.5 का मतलब होता है आपके 9/2, 2 से 22 कट गए, 11 इंटू 9 99, तो 280 माइनस 99, 280 माइनस 99 इजिकल टू 181। ठीक है, वापस देखते हैं। ये 9/2, 1199, 280 माइनस 99, 181 इंटू 16, इंटू 16, 2896। सॉरी, तो ये 2896 आएगा, ये 2896 आएगा, 2896 mm² आएगा। और एटीजी में क्या आएगा, देखिएगा एटीजी में, टीजी मतलब होता है कि टेंशन के अंदर जो ग्रॉस एरिया, उसमें ये लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 50, 50 इंटू कितना लेंगे, इसकी एंगल की मोटाई कितनी है 8, तो ये देखिएगा 50 इंटू 8 इंटू 2, ये तो सही आएगा बिल्कुल यही। और 18 में क्या आएगा, 50 माइनस यहाँ आधा बोल्ट कटेगा, देखिएगा जब अपन नेट निकालते हैं ना ये बोल्ट कटेगा, वहां तो देखिए इस लाइन में शेयरिंग के लिए तो 1 2 3 4 आधा 4.5 बोल्ट कटे थे, यहाँ आधा ही घटेगा, तो आधा इंटू 22 यानी कि इधर कैसे ही हमारा ये 624 आ गया, एक जगह थोड़ा फर्क पड़ेगा, 2896, जहां 3248 था, जहां 3248 था वहां पे 2896 आएगा। देखिए जहां ये था ना 3248, यहाँ 2896 आएगा बस। तो बाकी तो हमने सब लिखा हुआ ही है, कोई समस्या नहीं है, सब चीज हमने जो फॉर्मूले में लिख दी, नहीं हो क्यों, एक जरा आप इसको पॉज करके लिखने में आपको दिक्कत नहीं आ जाए। कभी कभी लगता है कि जो मेरे से गलतियां हुई है, ये सवाल तो मैंने आज से कई दिन पहले सोल्व कर दिया था, समय पर वीडियो का समय अब मिल रहा है, तब भी कोई एक आध गलती हुई थी, इसलिए ये कुछ आपको व्हाइटनर लिखा दिखा हुआ मिल रहा है। समय होता नहीं है बार बार सही करने का, लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ मिस्टेक रह जाती है। अच्छा है ये, अगर मिस्टेक आपके सामने दूर हो रही है, तो आपको भी लग सकता है जब सर हमारे गलती कर सकते तो हम क्यों नहीं गलती कर सकते। तो ये चेंज हो गया यहाँ पे, और इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है, ये बातें कई बार होती है पॉजिटिव होती है, और एग्जाम के पहले जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, जितनी गलतियां हो जाए उतना अच्छा है, ताकि उनका निवारण कैसे करना है आपको पता पड़ जाए। तो ये दो फर्क जो पड़ेगा नहीं, इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा भाई। और इसमें देखो मैंने क्या किया था, याद कीजिए,
मैंने हर कैलकुलेशन अलग अलग की थी, देखो ये। अब ये तो सही है बिल्कुल, हम केवल इसको चेंज करेंगे बस, ये वाले। कैसे करूंगा, इसका भी एक तरीका है। ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी आपकी 5535, 5535, 68, 68.98, 553568.98, 553568.98। ये कब आई थी, जब मैंने 3248 ली थी। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपॉन 0.3248 कर दूंगा, इंटू, लेकिन लेना क्या था मेरे को 2896, तो इंटू कर दूंगा 2896, इंटू कर दूंगा 2896। ये आ जाएगा आपके 4935762, 4935762, 4935762.827। और उससे क्या होगा कि ये वैल्यू फर्क पड़ जाएगी, ये वाली कितनी आ जाएगी, प्लस कर देता हूँ, 18 18 18.2, ये आ रही है 1 सेकेंड। हम्म, 1 मिनट जरा, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, एक बार सही कर देते हैं। 0.9 इंटू 2896 इंटू 410 इज इक्वल टू बटा √3 का मतलब होता है 1.732 बटा 1.25, 493590, 493590। ठीक है, वो 493576 कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये आ गई, प्लस 181818.2। ये कुछ वैल्यू मुझे लग रहा है मैंने लेने में गलती कर दी है, चेक करनी पड़ेगी। चेक करता हूँ, 800 इंटू 250 बटा 1.1, 1818, हाँ, ये आ रही है 181,818.8, 181,818.2। ठीक है, यही आ रही है 181,818.2। ये देखिएगा, ये आ रही थी इसमें 800 इंटू 250 इज इक्वल टू अपॉन 1.1। ठीक है, और ये जोड़ेंगे इसके अंदर 493 के अंदर, तो प्लस 493 49357 4935762.827, ये 5117 आ रही है। ये आपका आ रही है 5117,581.009 न्यूटन, विच एवर इज लेस। अब आप देखो जरा, ये तो आ रही थी आपके 772 ये वाली, और ये आ रही थी, इसका मतलब इस बार ये कम आ रही है, ये कम आ रही है
11 7 5 8। या मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी पहले, जरूर मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, अब यहाँ सही हो गई है। तो 511 758 1.009 न्यूटन। इसको बदल देंगे किलो न्यूटन में तो आ जाएगी 1 2 3। 1 2 3 772 आ रही थी ना ये, और ये आ रही है आपके कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड। एक सेकंड, इसमें हो रही मिस्टेक भाई कहीं ना कहीं। ये तो आप कितनी आ रही थी यहाँ, अगर मैं भाग लगाऊं 1000 का तो 1 2 3 772 आ रही है ना, और यहाँ कम आएगी डेफिनेटली ये, यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। एक, हाँ यहाँ हो रही गलती, ये पॉइंट मैंने गलत जगह लगा दिया यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5 6 थे ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया मैंने, तो पॉइंट यहाँ लगेगा एक्चुअली है। ये गलती हो रही है यहाँ पे। 4 9 3 5 7 4 9 3 4 9 3 5 7 4 9 3 5 7 4 9 3 5 7 6.2827। अब सही हो गया, करेक्ट, ये हो गया। मैं इसको वाइडनर लगा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं सही, सेफ है अपना, अनसेफ नहीं है ये, सेफ है। ये बिल्कुल हमारा सेफ है। ये वैल्यू है यहाँ पे। हम्म ये आ रही थी यहाँ पे। यहाँ प्लस यहाँ थी। यहाँ नहीं करना था इसको। अच्छा, वीडियो लंबा हो गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफी समय हो गया ना, ध्यान रखते रखते मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसको मिटा देता हूँ, और ये भी सब मिटा देता हूँ, सब मिटाना पड़ेगा, सब कुछ मिटाना पड़ेगा। वापस काम करते हैं। whichever is less। यस, अब करते हैं। देखिए साहब कि ये जो वैल्यू आ रही है वापस से करना पड़ेगा मेरे को। ये 0.9 इंटू 2896 इंटू 410 इज इक्वल टू अपॉन √3 1.732 होता है, अपॉन 1.25, तो 493590 493
590.76 0.76 493 इसमें जोड़ेंगे प्लस 181 ये आ रही है आपके 675 408 675 408.96 न्यूटन। अब ये तो 772.52 था, तो ये 600 कम आ गया ना, 675 408 .96 न्यूटन। इसको बदलेंगे किलो न्यूटन में, तो 1000 का भाग लगाएंगे, तो 675.408 96 675.40896 किलो न्यूटन, जो कि 600 से ज्यादा है, इसलिए सेफ है। अब देखिए, और जगह तो वैल्यू जो थी ना वो 700 के बाहर जा रही थी, और ब्लॉक शेयर के अंदर देखिए 675, यानी यहाँ खतरा बढ़ गया यहाँ पे। यहाँ बहुत ध्यान है, इसलिए हमने कहा अपना जो एंगल है वो अच्छा है। आप शुरू में सोचते हो कि हम जरा सस्ता लें, और सस्ते के चक्कर में क्या होगा, सब जगह पास हो जाएगा, आखिर में इनकी जगह फेल हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, देखिए हमें इस प्रोसेस में 20-25 मिनट लग गए एक्स्ट्रा, लेकिन कई बार गलतियां करना उस समय अच्छा होता है जब कोई चीज समझी जा रही होती है। हम जब कोई चीज समझते हैं ना, ये मुझसे तो गलती हो गई थी, ये तो रात को जब मैंने वीडियो नहीं बनाया, जब मैंने इसको सॉल्व किया था ना, मिस्टेक हो जाती है इंसानों से। पर अभी जब मैं आपको समझा रहा था, वो गलती पकड़ में आ गई। अब जो गलती पकड़ में आ गई, मैंने सही की तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे सही करते हैं क्या, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो कई बार ऐसी गलतियां हम जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत काम की होती हैं। तो ये से अब आप देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ वापस शुरू से। हमने इस एंगल को लिया था 125-75-8, ये लेके जब हमने इसकी स्टैंड निकाली, सबसे पहले आपको मैंने एक बात बताई थी कि जिस बेस पे अपन एरिया निकालते ना, जिस बेस पे हमने एरिया निकाला था, ये वाला फॉर्मूला जो है ना पेज 32 पर, उस बेस पे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे जो निकला था उससे हमने ज्यादा लिया एरिया, बाकी सब चेक करने चाहिए होता है। तो बाकी देखिए, हमने टीडीएन को चेक किया था अल्फा वाले फॉर्मूले से, क्या था ना, और आपने देखा वो हमारा टीडीएन आ गया था 713 पॉइंट, जो इससे ज्यादा था। फिर रप्चर से किया तो उससे भी हमारा सेफ आ गया, रप्चर से किया हमने, तो रप्चर से जो आ गया था हमारा टीडीएन, रप्चर स्ट्रेंथ 66, ये अभी यार रप्चर स्ट्रेंथ निकाली, यहाँ पे देखो बीर वाला मिस्टेक हुई थी, आपको निकली थी 762.685। ओके, 6,000। अब निकाली ब्लॉक शेयर में, ये वाली ब्लॉक शेयर में, तो ब्लॉक शेयर में निकाली तो 675 आई, लेकिन सभी वैल्यूज 600 से ज्यादा है, इसलिए सेफ है। अब देखिए यहाँ आखिर में जब डिजाइन पूरी करेंगे ना, ये वर्ड यूज करेंगे, हैंस प्रोवाइड, यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, प्रोवाइड लिखेंगे, प्रोवाइड। अब आपको लेना है, हैंस प्रोवाइड टू ISA, टू इंडियन ईस्टर्न एंगल्स 125/75/8 एट द रेट ऑफ 24.2 kg पर मीटर। बस ये आपकी डिजाइन पूरी हो गई। तो अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो जरा समझिए मेरी बात को, कि हमने जब शुरुआत में आपसे कहा था कि ये 3 ट्रायल और हैं, तो मैं चाहूंगा
कि ये वाला चूंकि हमारा सफल हो गया जो माना था, इसका वेट था 24.2 kg पर मीटर। अब ये 24.4 का तो देखने की मतलब ही नहीं है। मैं महंगा क्यों लूं जब मेरा वो वाला पास हो गया। तो अब दो बचे, एक तो 22 kg पर मीटर का, एक 21 kg पर मीटर का। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें और मुझे जवाब दें कि क्या रहा, क्या ये दोनों सफल हो गए या दोनों फेल हो गए या ये पास हो गया, जो भी हो। उससे आपको आगे डिजाइन करने में मतलब बहुत आराम आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से पूरा वीडियो बना लिया आपके लिए और आपको हर चीज समझ में आई होगी। और मैं को एक बात आपको फिर बताता हूँ, जब मैंने ये काम किया था, जब कभी आज से कुछ दिन पहले, वीडियो आज बना रहा हूँ लेकिन काम तो बहुत पहले कर लिया था। ये सब काम करने में मुझे सिर्फ 18 मिनट लगे थे। मुझे आज भी याद है, मैं जब काम करता हूँ मेरे पास समय नहीं होता, मैं घड़ी लेके बैठता हूँ साथ में, फटाफट काम करता हूँ, बहुत स्पीड से काम करता हूँ। समझाने में टाइम ज्यादा लगता है हमेशा, हर चीज को समझाने में। आप इसको 18 को छोड़ो, आप इसको 20, 25, 30 मिनट तक करने की सोचो इस सवाल को, तो हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसको वीडियो को देखकर वापस ये सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो दो मैंने और बताया सेक्शंस उनको भी चूज करके उनको भी ट्राई करेंगे। और सेव आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर मान लीजिए सेव आता है ये या दोनों, तो सबसे सस्ता कौन पड़ेगा? 21 kg पर मीटर, तो इसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप सोचो पर मीटर पे ये 21 kg है, हमने जो लिया तो पर मीटर पे 24.2 kg है, यानी कि 3.2 kg का फर्क पड़ रहा है हर मीटर पे। पता नहीं सैकड़ों मीटर खर्च होते हैं ऐसे एंगल तो, सैकड़ों मीटर। तो सोचो कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया, 1000 मीटर खर्च होते हैं, पता नहीं कितने बड़े। ये जब स्ट्रक्चर बनते हैं ना तो बहुत ज्यादा काम होता है इसके अंदर। ये तो बहुत मामूली हमने एक चीज बताई है। तो जितना पैसा बचेगा उतने बाद में फिर मल्टीप्लाई होगा बाद में और चीज सस्ती हो जाएगी। और अगर ये फेल होता है तो इतना ही हमारे पास जो हमने किया था। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कमेंट्स लिखें इस वीडियो के बारे में। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।